आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से, जहाँ की रहने वाली ये अर्चना सांगले नाम की लड़की बेहद खूबसूरत और मिलनसार थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद अर्चना ने भी बड़े बड़े सपने देखे थे। वो एक आलीशान जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन अर्चना की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद घर वाले शादी के लिए उसके लिए लड़का तलाशने लगे, और जल्द ही घर वालों की ये तलाश भी पूरी हो गई। एक नौकरी पेशा नौजवान से अर्चना की शादी कर दी गई। इस रिश्ते में बंधने के बाद अर्चना और उसका पति दोनों बेहद खुश थे, मगर ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। वक्त बीतने लगा था और इसी दौरान अर्चना का पति उसे तंग करने लगा था। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। दिन ब दिन इन दोनों के रिश्ते खराब होते जा रहे थे। सुबह शाम बस छोटी छोटी बातों पर दोनों का झगड़ा होने लगा था। अर्चना ने कई बार अपने घर वालों से इस बारे में शिकायत भी की थी, मगर हर बार घर वाले उसे समझा बुझा देते थे और अर्चना शांत हो जाती थी। मगर अर्चना का अपने पति के प्रति प्रेम मर चुका था। वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते तो थे, लेकिन मन ही मन अर्चना उससे नफरत करने लगी थी। पहले तो बिगड़े रिश्ते के बावजूद अर्चना पति के नाम का मंगलसूत्र पहनकर लोगों को यही दिखाने की कोशिश करती रही कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रही है। लेकिन पानी जब सर से ऊपर चला गया, तो उसने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया और पति से अलग रहने लगी और काम की तलाश करने लगी। एक दिन अर्चना की मुलाकात एक एनजीओ चलाने वाले शख्स से हुई, जिसका नाम था संतोष कातोरे। संतोष सूर्य प्रकाश फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाता था, जो सामाजिक कार्य करती थी। पति से परेशान हो चुकी अर्चना बहुत जल्द ही संतोष के करीब आ चुकी थी। संतोष भी उसे पसंद करने लगा था। नतीजा ये हुआ कि दोनों की दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। दोनों साथ में काम भी कर रहे थे, लिहाजा दोनों का वक्त भी साथ ही बीतने लगा था। अर्चना और संतोष की मोहब्बत अब परवान चढ़ चुकी थी। दोनों साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। इसी दौरान अर्चना और संतोष ने अपने नाम पर पुणे के पॉश इलाके में एक फ्लैट भी खरीद लिए और दोनों साथ ही रहने लगे। दोनों बहुत खुश थे। अर्चना संतोष का प्यार पाकर अपने पुराने दुखों को भुला चुकी थी। उसकी जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी थी, मगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों को बानेर इलाके के अपने फ्लैट में रहते हुए करीब एक साल हो चुका था। इसी दौरान 4 नवंबर 2006 को अर्चना अचानक कहीं लापता हो जाती है। संतोष कातोरे और अर्चना का परिवार उसके तलाश में लग जाते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। घर वालों को लगता है कि अर्चना के गायब होने में उसके पूर्व पति का हाथ हो सकता है, और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। अर्चना के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी और अर्चना के पति को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन पूछताछ में पुलिस ने पाया कि अर्चना के लापता होने में उसका कोई हाथ नहीं था। इसी दौरान मामले की जांच में जुटी पुलिस को मच्छिंद्रगढ़ किले में एक महिला की लाश मिलने की सूचना मिलती है। पुलिस ने बिना देर किए अर्चना के घर वालों को वहां ले जाकर लाश की पहचान करवाई गई। घर वाले अपनी बेटी की लाश पहचान चुके थे। पुलिस ने लाश की पहचान हो जाने के बाद उसका पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के अगले दिन जब रिपोर्ट पुलिस को मिली, तो पता चला कि अर्चना सांगले का कत्ल गला घोंटकर किया गया था। इसके बाद अर्चना के पिता ने संतोष कातोरे पर भी शक जताया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस 26 मई 2007 को संतोष को हिरासत में लिया और उससे लंबी पूछताछ की गई। वो खुद को बेकसूर बताता रहा। पुलिस भी उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत या सुराग नहीं हासिल कर सकी जिससे उसे आरोपी ठहराया जा सके। लिहाजा पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। अब पुणे पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर अर्चना का कातिल कौन हो सकता है और उसने अर्चना का कत्ल क्यों किया। कत्ल का मकसद क्या था? क्या अर्चना की किसी से दुश्मनी थी? इन जैसे तमाम सवालों का जवाब तलाश करने के लिए पुलिस लगातार कातिल की तलाश करती रही, मगर पुलिस के हाथ अब भी खाली ही रहे। अर्चना के घर वाले भी उम्मीद खोते जा रहे थे। वो भी पुलिस के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। वक्त बीतता जा रहा था, साल बीत रहे थे, लेकिन 6 फरवरी 2012 को पुलिस के हाथ एक अहम सबूत लगा। दरअसल पुणे के पौष इलाके में जो फ्लैट अर्चना ने संतोष के साथ मिलकर खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री भी दोनों के नाम थी। इस वजह से संतोष अकेले इस फ्लैट को नहीं बेच सकता था।
लेकिन 6 फरवरी 2012 को उसने अर्चना के नाम पर दूसरी महिला के फर्जी कागजात बनवाए और वो फ्लैट अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मामले में फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस तक जा पहुंची। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद फर्जी दस्तावेजों के मामले की छानबीन शुरू कर दी। अब पुलिस इस बात की जांच पड़ताल कर रही थी कि संतोष ने कैसे फर्जी कागजों पर वो फ्लैट अपने नाम करवाया था। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए संतोष कातोरी को समन भेजा। उससे पूछताछ की गई। जब पुलिस उससे सवाल जवाब कर रही थी, तब संतोष कातोरे की कहानी से पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिससे उस पर शक गहराता गया। अब पुलिस ने एक बार फिर अर्चना मर्डर की फाइल खोल दी। संतोष कातोरे से अब फिर से पूछताछ की गई। पुलिस ने एक बार फिर अर्चना की मौत के बारे में उससे सवाल जवाब किए, जिन्हें सुनकर उसके पसीने छूटने लगे। पहले तो वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता रहा, यहाँ वहाँ की कहानी सुनाता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती ने उसे तोड़ कर रख दिया। अब वो सच उगलने लगा और पुलिस उसकी कहानी सुन रही थी। उसने पुलिस को बताया कि अर्चना के साथ मिलकर दोनों ने साल 2005 में वो फ्लैट खरीदा था, जिसमें एक बड़ी रकम अर्चना ने दी थी। मगर बाद में उसने मुनाफे के लिए उस फ्लैट को बेचना चाहा, लेकिन अर्चना उसे ऐसा करने से रोक रही थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लगा था और बात हद से ज़्यादा गुजर गई थी। लिहाजा परेशान होकर संतोष ने एक प्लान बनाया और उसी प्लान के मुताबिक उसने 4 नवंबर 2006 को अर्चना के साथ कोल्हापुर के एक मंदिर में दर्शन करने गया और वहां से लौटते वक्त उसने एक सुनसान जगह पर अर्चना का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश वहीं पास में मछिंद्रगढ़ किले में फेंक कर वापस घर लौट आया। 10 साल बाद जब वह फ्लैट अपने नाम करवाने के चक्कर में फर्जीवाड़ा किया, वही उसके लिए परेशानी का सबब बन गया और इस मामले की पूछताछ के बाद वो फंसता चला गया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस 17 जनवरी 2017 को संतोष को गिरफ्तार कर लिया और इस केस से कत्ल के पूरे 10 साल बाद वो कानून के शिकंजे में फंस गया। तो ये कहानी थी उस शातिर अपराधी की जिसने कानून को 10 साल तक गुमराह करता रहा।